चलिए दोस्तों, आज थोड़ा लेट हो गया हूँ मैं पूजा पाठ में। चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं लेरिंजाइटिस की और आगे बात करते हैं हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में किस प्रकार से चेन बनती है जिसके माध्यम से आप डेली लाइफ को जीते हो। सबसे पहले बात करते हैं लेरिंजाइटिस, वोकल कॉर्ड का इन्फ्लामेशन होना। लेरिंजाइटिस मतलब वोकल कॉर्ड की इन्फ्लामेशन होती है जो कि लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स में लोकेटेड होता है। ठीक है, वॉइस बॉक्स में लोकेटेड होता है। लैरिंग्स वॉइस बॉक्स कहलाता है दोस्तों, जो कि याद रखिएगा आपके बोलने में, स्पीक साउट करने में, विस्पर यानी कि फुसफुसाने में, और यहाँ पर सिंग करने में यानी आपका गाना गाने में बहुत ज्यादा मदद करता है, बहुत ज्यादा अलाउ करता है। अगर मैं सिंपल से बात करूं, अगर आपको इन प्रोटोकॉल्स के अतिरिक्त डायरेक्टली अगर आपको काम लेना है तो आपको याद रखना है S10, E4, C13, WE और B, D1 पिल्स। अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है, कहता है कि साहब मुझे तो गाना गाना है लेकिन मुझे प्रॉब्लम आ रही गले में, आप लगातार S10, P4, C13, WB का प्रोटोकॉल D1 में बनाकर ग्लोबल्स में उसको प्रिपेयर करके देते रहें दोस्तों। जैसे आप D1 में देते रहेंगे, बहुत ही तेजी के साथ में आपको रिजल्ट मिलता रहेगा। इसलिए याद रखिएगा, लैरिंग्स एक कार्टिलेजस स्केलेटन की बनी होती है। ठीक है, कार्टिलेजस स्केलेटन की बनी होती है जो वोकल कॉर्ड को वहां पर दोस्तों मदद करती है। याद रखना दोस्तों, जितनी भी आवाज होती है, जितना भी सेंसेशन वोकल कॉर्ड के वाइब्रेशन के रूप में होता है, वो स्पेशली इससे लिंक करता है जो कि म्यूकस लाइनिंग के द्वारा कवर रहती है। ठीक है, एक म्यूकस लाइन है। अब म्यूकस लाइनिंग में इरिटेशन बार बार होता है, आपको पता है, इन्फ्लामेशन बार बार होता है, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। याद रखिएगा, लैरिंग्स के अंदर मसल्स, आपको याद रखना है, पोजीशन, शेप और वोकल कॉर्ड के टेंशन को एडजस्ट करती है। ठीक है, याद रखना, लैरिंग्स के अंदर मसल्स होती है जो उसकी पोजीशन को, उसकी शेप को और वोकल कॉर्ड की जो टेंशन होती है उसको एडजस्ट करने का काम करती है। कितना फैलाना, कितनी भारी आवाज निकालना है, कितनी शॉर्ट आवाज निकालना है, ये इसी टेंशन के ऊपर डिपेंड करता है। और याद रखिएगा, जो डिफरेंट साउंड्स होते हैं, जैसे विस्परिंग साउंड यानी फुसफुसाना, सिंगिंग, शाउटिंग, चिल्लाना, इस वॉइस को अल्टरनेट करने का काम भी यही मसल करती है दोस्तों। यानी आपको याद रखना है, अगर कोई तोतला बोलता है ना, कोई अगर भारी बोलता है, कोई अगर पतला बोलता है, तो उसमें वोकल कॉर्ड यानी कि लैरिंग्स का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखना, जब किसी भी प्रकार से एयर फ्लो में चेंज होता है, वॉइस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जब कभी भी किसी प्रकार से एयर फ्लो में चेंज होगा, वॉइस में भी चेंज आपको नजर आएगा, जो कि लंग्स के अंदर जितनी भी एक्सेलिंग एयर होगी, आप जब इनहेल करते हो उसके बाद जो एक्सेलिंग एयर होती है उसके द्वारा जनरेट होता है, यानी आप सांस लेते हो उसके द्वारा जनरेट होता है। और ये वोकल कॉर्ड के अक्रॉस, याद रखना, वोकल कॉर्ड के अक्रॉस वो वॉइस को अफेक्ट कर देता है। सांस लेना और बाहर बाहर निकालना। आप देखो, कई लोग क्या होता है, जब डिस्निया होता है या अस्थमा होता है तो सांस फूलने लग जाती है। ठीक है, इसी कंडीशन में साउंड की क्वालिटी भी अफेक्टेड हो जाती है। आप देखो, वो बात करेगा तो थक थक के बात करेगा, है ना, वो बात करने में क्रेपिटेशन महसूस करेगा। ये नॉर्मल कंडीशंस होती है जो आपको टेबल प्रैक्टिस में रिकरेंटली हमेशा देखने को मिलती है। इसलिए याद रखना, लेरिंग्स माउथ और ट्रेकिया के जंक्शन पर लोकेटेड होता है। लेरिंग्स माउथ और ट्रेकिया के जंक्शन पर लोकेटेड होता है, वहां पर ठीक है, जहां पर एयर लंग्स में एंटर करती है उस पर्टिकुलर पार्ट पर होता है। और याद रखना, यहां पर एक फ्लैप लाइट, ठीक है, एक फ्लैप लाइट कवरिंग होती है जिसे हम इपोग्लॉटिस कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इपिग्लॉटिस। ये जब इधर बंद होगा तो रेस्पिरेटरी द्वार खुला, जब इधर बंद होगा तो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक खुला हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, जिसका जॉब होता है, जब आप सॉलोइंग करते हो, कोई भी खाना या कोई भी पानी निगलते हो, उस दौरान लैरिक्स के अंदर जो फूड होता है, जो सलाइवा होता है, उसको एंटरिंग करना प्रिवेंट कर देता है ना। याद रखना, यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक में उसका कोई भी मटेरियल का जाने को प्रिवेंट कर देगा, वो उसकी तरफ जाकर ऊपर जाकर उसको बंद कर देगा। ठीक है, ये स्पेशल इफेक्ट होता है हमारी बॉडी में। इसीलिए
लेरिंजाइटिस एक वॉइस बॉक्स और वोकल कार्ड की इन्फ्लामेशन जो डेवलप होती है, जिसमें पर्सन के वॉइस में वॉइस के लॉस के हॉर्सनेस होने के द्वारा ये काज करता हुआ नजर आता है। यानी आदमी का क्या है, आवाज जैसे मुझे अभी हो रहा है, ये स्पेशल एक जगह हमको बुलाया गया था और उस दौरान 15 अगस्त को वहां पर वो डालडे के जो लड्डू दिए गए वो मुझे दिक्कत दे गए दोस्तों। ठीक है, याद रखना जब कभी भी इस प्रकार के वॉइस की क्वालिटी जो होती है, उसकी जो क्वालिटी होती है, उसको ग्रेवली साउंड हो जाती है दोस्तों, भारी, है ना, जैसे मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, ये इन्फ्लामेशन वोकल कार्ड की इन्फ्लामेशन के इरिटेशन के कारण हो रहा है। और कभी कभी तो काफी क्वाइट यानी बहुत धीमी हो जाती है, बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है ताकि हियर कर सके। ठीक है, बहुत सॉफ्ट हो गई, बहुत बारीक बारीक आवाज धीरे धीरे निकलती है, मोटी आवाज नहीं रहती है। ठीक है, यानी इस प्रकार से भी प्रॉब्लम होती है, उसको जोर लगाना पड़ता है, बोलने के लिए भी जोर लगाना पड़ता है, और यही कारण है क्योंकि यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो रहा है। और इसी के साथ हमेशा याद रखना, जब ये कार्टिलेज इन्वॉल्व होती है तो थ्रॉट कार्टिलेज सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होती है, और थ्रॉट पेन एक एसोसिएटेड सिम्टम होता है जो सबसे मेजर इंसिडेंस होता है पर्टिकुलर थ्रॉट के लेवल पर। यानी लैरिंग्स पर C3 का रोल ना होकर C13 का रोल सबसे जबरदस्त होता है, याद रख लेना। क्योंकि कार्टिलेज का बना हुआ तो C3 का भी रोल होता है, ऐसा नहीं कि C3 का रोल नहीं है, C3 का भी रोल है, लेकिन C13 का रोल सबसे जबरदस्त थॉट की थॉट के लेवल पर है, इसीलिए C13 का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर जेंट्स है तो P1, लेडीज है तो P3, याद रखना दोस्तों, बच्चे हैं तो P3। और यही कारण है जब आप कॉजेस देखते हो तो बहुत सारे फैक्टर की वेराइटीज है। मैंने जैसे अभी एक डालडे का खाया तो मुझे एलर्जी है, तो मुझे पता लग गया, क्योंकि मैं ज्यादा बोलता हूँ, बोलूंगा तो ड्राइनेस आएगी गले में, और कोई भी खटाई, कोई भी ठंडाई, कोई भी मिठाई, तुरंत ये तीन चीज सबसे डेंजरस होती है। इन तीनों चीजों से मैं बच कर रहता हूँ। अगर इसके कारण आप देखोगे क्रॉनिक लेरिंजाइटिस होती है, आई एम सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक लेरिंजाइटिस, मैं बहुत समय से सफर कर रहा हूं। याद रखना, लॉन्ग, जब लंबे समय तक आप वहां पर सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हो, ठीक है, आप देखो वोकल कार्ड इरिटेट हो रही है, और इसके कारण थ्रॉट में बहुत ज्यादा स्वेलिंग होती है, इसीलिए कोई किसी भी प्रकार का धुआं अगर आपको जम रहा है, आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्सेस के कारण स्टमक से कंटेंट्स ऊपर की ओर इसोफेगस में जब आता है, याद रखना GERD, है ना, जब भी एसिड वेपर ऊपर आएगा सबसे पहले लेरिंजाइटिस होता है दोस्तों। इसी के कारण थ्रॉट में इरिटेशन होता है, और बहुत सारी कंडीशन है जिसके कारण क्रॉनिक लेरिंजाइटिस होता है दोस्तों। ठीक है, बहुत सारे कारण मिलेंगे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इन्फ्लामेशन हो, एसिड रिफ्लेक्सेस हो रहा हो, वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण थ्रॉट में बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रहा हो, जैसे ब्रोंकाइटिस, जैसे कि एलर्जीज, जैसे कि वोकल कार्ड पॉलिप्स या सिस्ट, ठीक है, जैसे कि न्यूमोनिया, जैसे कि एक्सेसिव एक्सपोजर टू टॉक्सिक केमिकल्स, आप चाय कॉफी ज्यादा पीते हो, ठीक है, आप सिगरेट स्मोकिंग ज्यादा करते हो, इसलिए याद रखना, जैसे ही कोई फ्लू या कोल्ड होता है, जैसे अभी आप चेंज कर रहे हो, देख रहे हो, एक क्रॉनिक कोल्ड अगर आपको है, आप मान के चलिए उसके कॉम्प्लिकेशंस के रूप में आपको जो है यहाँ पर गिफ्ट में लेरिंजाइटिस मिल रहा है, आप लेरिंजाइटिस से सफर करेंगे दोस्तों। इसलिए आपको क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में, S10P4C13WV तैयार है, अभी आपके सामने डाल के लिया, ठीक है, याद रखना, S10P4C13WV D1 पिल्स के रूप में आप तैयार रखिए। आप ग्लास में 10 ग्लोबल्स डाल दीजिए, घुलती रहेगी, अपना काम करते रहिए, सिप बाय सिप पीते रहिए, गर्म पानी में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप डायरेक्टली ग्लोबल्स को, कहीं भाई आपको गर्म पानी नहीं मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं, आप ग्लोबल्स बनाकर चूसते रहिए, ये गले में इस लेवल पर शूटिंग इफेक्ट लाता रहेगा, और 2 से 3 महीने कंटिन्यू लेने के बाद बंद कर दीजिए। मैं केवल एक टाइम लेता हूं मॉर्निंग में, बाकी का समय मेरा दूसरा जो प्रोटोकॉल चल रहा है एसिडिटी का रिड्यूस करने के लिए, वो मेरा चलता रहता है। इसलिए याद रखना, सिम्टोमेटिक मेडिसिन सिलेक्ट करना आपका अधिकार है। डिसीज के सिम्टम लेकर आना जरूरी नहीं कि 2 पेशेंट है तो दोनों के सिम्टम सिमिलर होंगे, इसलिए याद रखना, ज्यादातर केसेस में लेरिंजाइटिस सिम्टम कुछ सप्ताह तक बने रहते हैं, माइनर जैसे सिम्टम्स के द्वारा कॉज्ड होता है, इसलिए आप इसको जल्दी रिकवर करने की कोशिश भी करोगे तब भी 15 दिन से पहले नहीं जाएगा, ठीक है, लेस ऑफन, ठीक है, बहुत कम ऐसा होता है। लेरिंजाइटिस सिम्टम्स के मोर सीरियस या लॉन्ग लास्टिंग कंडीशन के द्वारा कॉज्ड होता है दोस्तों। और लेरिंजाइटिस के जो साइन सिम्टम होते हैं सिंपल नजर आते हैं, वॉइस बैठ जाएगी, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाएगी, वीक वॉइस, बहुत ही वॉइस बहुत कम वॉइस निकलेगी, लेस वॉइस हो जाएगी,
गले में लगातार टिकलिंग सेंसेशन एंड राउंडनेस ऑफ योर थ्रोट, ठीक है, यहां पर टिकलिंग सेंसेशन होता है और थ्रोट में राउंडनेस नजर आता है, सॉर थ्रोट होता है, ड्राई थ्रोट होता है, ड्राई कफ होता है, ये सारी चीजें रिकरेंटली डायग्नोस कर जाती है कि ड्राई कफ है, यहां पर फेरिंजाइटिस नहीं है, यहां लेरिंजाइटिस है। लेकिन एक बार जब लेरिंजाइटिस होता है तो फेरिंजाइटिस, ट्रेकियाइटिस, ब्रोंकाइटिस सब वन बाय वन हो जाते हैं, है ना, क्योंकि मसल्स तो वही है, म्यूकस मेम्ब्रेन तो वही है, इसलिए याद रखना। लेकिन लेरिंजाइटिस सबसे पहले होता है, इसलिए जब इन्वेस्टिगेशन करते हो तो ये टेक्निक कभी कभी लेरिंजाइटिस के डायग्नोसिस के यूज की जाती है, जिसको बोलते हैं लेरिंगोस्कोपी, ठीक है। डॉक्टर ईएनटी जो होता है वोकल कॉर्ड की विजुअल एग्जामिनेशन करता है दोस्तों, इस प्रोसेस को हम लेरिंगोस्कोपी कहते हैं, ठीक है। एक लाइट का उपयोग करने के साथ साथ एक टिनी मिरर को, जिसमें एक लाइट का उपयोग किया गया है दोस्तों, ठीक है, उसको यूज करते हैं जिससे थ्रॉट के बैक में देखा जा सके, या फाइबर ऑप्टिक लेरिंगोस्कोप का उपयोग किया जाता है, इसमें एक थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है इंडोस्कोपी की तरह, ठीक है, उसको इंसर्ट करके थ्रॉट में एक टीनी कैमरा जिसमें लगा होता है और लाइट के थ्रू नोज, माउथ या थ्रॉट के बैक को एग्जामिन करते हैं, और साथ में बोलते समय वोकल कॉर्ड की मोशन को भी वॉच करते हैं, ठीक है, दोनों चीज देखी जाती है और उसके अकॉर्डिंग बताया जाता है कि कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा बायोप्सी कराते हैं दोस्तों, वहां पर टिश्यू का एक सैंपल लिया और उसको माइक्रोस्कोप में एग्जामिनेशन करते हैं, डायग्नोसिस कंफर्म करते हैं कि भाई कोई लैरिंगल कैंसर या कोई पर्टिकुलर कोई डैमेज तो नहीं है, अगर डैमेज है उसका फिर वहां पर प्रोटोकॉल तय किया जाता है। जैसे अगर किसी को लैरिंजल कैंसर होता है तो सबसे पहले C1 का प्रोटोकॉल होता है, यानी ऑर्गेनोबूस्टर C1 सबसे बेटर प्रोटोकॉल होता है। P1, A3, C13B ये दूसरा प्रोटोकॉल होता है दोस्तों, ये दो प्रोटोकॉल होता है। लेरिंजल कैंसर के लेवल पर मेरे पास 3 केसेस चल रहे हैं, उनकी वॉइस तो नहीं ला पा रहा हूं, लेकिन बहुत हद तक उनका निगलना मैंने कंट्रोल कर लिया है, उनका थ्रॉट पेन कंट्रोल कर लिया है, वो एक अच्छी जीवन जी रहे हैं, लेकिन वॉइस अभी भी नहीं आया, वो भी थोड़ा इंप्रूव हुआ है लेकिन वॉइस नहीं आया, जो है वो मैं बता रहा हूं दोस्तों, ठीक है। इसलिए याद रखिए, जब लैरिंजाइटिस होगा तो ये एक ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोटोकॉल है, ये आपको उसको चूसने को दे ही दीजिए, आप रिस्क मत लीजिए। एस्टेट बिफोर C13 WEB आप पैसा लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, D1 में पिल्स दे दीजिए, ठीक है, लेकिन P1, P3, C13 G को नेगेटिव टू पॉजिटिव जाना है, यानी आप इसको शुरू करिए जितना नेगेटिव से कर सकते हो, और नई नेगेटिव से जाना है आप 10th डायल्यूशन 147 10th से शुरू करिए, हर महीने एक डायल्यूशन रिड्यूस करते चले जाइए। A2 C5 या C13 वर्वन GD4 में गार्गल कराइए, जब खांसी आ रही है तब C5 का प्रयोग करिएगा, अगर खांसी नहीं आ रही, इरिटेशन हो रहा है, तो A2 C5 C13 वर्वन GD4 का गार्गल का प्रयोग कीजिएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कभी कभी न्यूट्रिशन देने की जरूरत होती है, तो L2B अल्टरनेट C14G, ठीक है, ये बॉडी में थ्रॉट के लेवल को न्यूट्रिशन देने का काम करता है, इसको भी नेगेटिव से पॉजिटिव आना है, ठीक है, याद रखना दोस्तों। P1 C13 A1 S2B ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जितने भी लैरिंजाइटिस के केस में जो एक्यूट कंडीशन आती है उसमें बहुत अच्छा काम करता है, यानी आप डायरेक्ट P1 C13 A1 S2B को 200 डायल्यूशन में दे दीजिए, ठीक है, 10 ड्रॉप मॉर्निंग में या 10 ड्रॉप इवनिंग में, या नहीं देना 5-5 बूंद सुबह शाम, ठीक है। A2 F2 C13 REBG आप अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जब आपको लग रहा है कि हाँ बहुत कंजेशन है, बी का उपयोग करके लगा दीजिए, आपको लग रहा है बहुत पेन हो रहा है, आप आरी का प्रयोग करके लगा दीजिए, आपको लगता है नहीं साहब यहाँ तो हील भी करना पड़ेगा, तो REB या REG दो इलेक्ट्रिसिटी कोई भी अकॉर्डिंग कंडीशन मैच करके आप पर्टिकुलरली थ्रॉट पे लगा सकते हो, लेकिन याद रखिएगा एक इलेक्ट्रिसिटी को स्ट्रांग रखना है तो दूसरी को रिड्यूस रखना है, जैसे RE स्ट्रांग रखी तो G कम कर दिया, बी RE स्ट्रांग रखी तो B कम कर दिया, ठीक है, याद रखिएगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन तय होता है, लेकिन लैरिंग्स पे P3 का सीधा रोल होता है, तो P1 या P3 में से मेल हो तो P1, फीमेल या बच्चा हो तो P3, आप सीधा 10,000 का 3 डोज जैसे ही आपके पास आता है आप देना शुरू कीजिए, नेक्स्ट टाइम 15 दिन बाद बुला के फिर से कंडीशन देखिए और 5,000 1,000 इस प्रकार से रिवर्स करते आइए, आपका पेशेंट ज्यादातर केसेस में मैं बता रहा हूं दोस्तों मैक्सिमम 3 महीने लगना चाहिए, एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक फिजिशियन को ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, 3 महीने लगना चाहिए 70 से 80% रिलीफ देने में, उसके बाद केवल 2 मेडिसिन आप कंटिन्यू कर दीजिए, एक ये मेडिसिन और एक इनमें से कोई एक मेडिसिन जो आपको बिल्कुल सुटेबल हो, जैसे आप 200 डायल्यूशन में दे रहे इसको कंटिन्यू कर दो, ठीक है। आप देखेंगे दोस्तों
कुछ दिनों के बाद आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा, केवल यही प्रोटोकॉल देने की जरूरत पड़ेगी। आप उसको कहिए कुछ समय कंटिन्यू कर ले, लेकिन याद रखिएगा, दिमाग लगाइएगा, हर बार D1 नहीं देना। एक बार D1 दिया, दूसरी बार D2 दिया, तीसरी बार आप यहां से न्यूट्रिशन दे रहे हो, यहां से नेगेटिव कर रहे हो, नेगेटिव से पॉजिटिव ला रहे हो। याद रखना, ये न्यूट्रिशन देकर यहाँ मजबूती ला रहा है, सूथिंग इफेक्ट पैदा कर रहा है, और ये वहां पर क्लियर कर रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। एक 22 साल पुराना केस मेरे पास आया था लेरिंजाइटिस का, और उसको प्रॉब्लम इतनी थी कि थ्रॉट में वो किसी प्रकार का मिर्ची का अगर एक कण भी, मान लो लेज लेज होता है ना, जो टमाटर वाला या मिक्स मिर्ची वाला, मिक्स मसाला वाला, अगर एक चिप्स खा लेता था तो उसको बर्निंग हो जाती थी। हमने उसको कंटिन्यू ये प्रोटोकॉल दिया, कंटिन्यू। इसमें C13 को 50% लिया, बाकी सबको 50% ने कर दिया। उसको कंटिन्यू चलाया, 3 महीने चलाया। 3 महीने के बाद में वो खुद एक दिन किसी चीज को किसी ने खिला दिया, वो खा लिया, उसको जलन नहीं हुई, वो आश्चर्य करा। दूसरे दिन मेरे पास आया, बोला मैंने कहा धीरे धीरे खाना चालू करो, और आज वो मस्त सर सब चीज, दाल बाटी भी खाता है, सारी चरखी चीजें वो खाने शुरू कर दिया। यानी मैक्सिमम 4 मंथ के बाद में वो उसने सारी चीजें खाना चालू कर दी। 22 साल बाद मिर्ची खाई है दोस्तों। ठीक है, ये हमारी एज की देन है, हमारा कुछ नहीं है इसमें, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का टॉपिक शुरू करते हैं दोस्तों। हमने देखा था कि किस प्रकार से रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही, हमने कल छोड़ा था बकेट हैंडल मूवमेंट के लेवल पर। आज हम बात करते हैं दोस्तों डायफ्राम। ये जो डायफ्राम है, ऊपर आना और नीचे जाना, इसका क्या लेवल होता है? याद रखिएगा दोस्तों, जो डायफ्राम होता है, इसका मूवमेंट थोरेसिक केस के वर्टिकल डायमीटर को इंक्रीज करता है। ये जो थोरिकस केस है, इसके वर्टिकल यानी ये, ठीक है, ये वर्टिकल डायमीटर को इंक्रीज करने का काम करता है। इसलिए नॉर्मली इंस्पायरेशन के पहले डायफ्राम डोम शेप्ड होता है। जब आप इंस्पायरेशन करते हो दोस्तों, तो डायफ्राम इस प्रकार से ये डोम शेप्ड होता है। ठीक है, लेकिन जब आप वहां पर कंडीशन को बढ़ाते हो, यानी सांस को लेते हो, इसकी कॉन्वेक्सिटी जो होती है, ये कॉन्वेक्सिटी जो होती है दोस्तों, बेसिकली इस प्रकार से हो जाती है। ठीक है, ऊपर की तरफ, ये ऐसा कैसा विपरीत हो जाता है, ऊपर की तरफ हो जाती है, और यही कारण है दोस्तों, जो स्पेस होती है वो बढ़ जाती है। यानी इंस्पायरेशन के दौरान कॉन्ट्रेक्शन के कारण जो मसल फाइबर होती है वो शॉर्टन हो जाती है। जब आप सांस ले रहे हो ना, तो जो ये मसल फाइबर होता है वो शॉर्ट हो जाता है, और शॉर्ट हो जाने के कारण, कंट्रेक्शन के कारण दोस्तों, सेंट्रल टेंडिनस पोर्शन डाउनवर्ड वहां पर दोस्तों ड्रॉन करता है। ये जो सेंट्रल पोर्शन है ना, ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड करता है, तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर उठ जाता है। इसीलिए डायफ्राम फ्लैटेंड हो जाता है, बिल्कुल चपटा हो जाता है दोस्तों। इसीलिए डायफ्राम जब फ्लैटेंड हो गया, डायफ्राम की जो फ्लैटनिंग सरफेस है, चिकनी सरफेस है, ये थोरेसिक केस भी वर्टिकल डायमीटर को इंक्रीज करता है। ये जो थोरेसिक केस है, इसका जो वर्टिकल डायमीटर होता है उसको बहुत तेजी के साथ इंक्रीज कर देता है, यानी स्पेस बढ़ा देता है, यानी नेगेटिविटी बढ़ा देता है दोस्तों। तो जब नेगेटिव प्रेशर बढ़ेगा, बहुत सारी ऑक्सीजन का लेवल, बहुत सारा एयर आप थोरेसिक केज में भर लेते हो। इसीलिए याद रखना, लंग्स के मूवमेंट के दौरान डायफ्राम ऊपर जाता है, और एक्सपायरेशन के दौरान डायफ्राम नीचे जाता है। यानी यहां पर ये डोम शेप्ड और डोम शेप्ड हो जाता है, लेकिन जब इंस्पायरेशन किया जाता है, ये मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन होने के कारण ये बिल्कुल फ्लैटेंड डायफ्राम हो जाता है, और इसी कारण जो थोरेसिक केज का वर्टिकल डायमीटर होता है ऑलमोस्ट बढ़ जाता है। याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, ये कंडीशन कब देखा जाता है? जब मिलिट्री में आप जाते हो, और मिलिट्री में जाने के बाद में आपका ऑब्जर्वेशन किया जाता है, भाई चेस्ट बताओ आपकी, चेस्ट में, और कहा जाता है सीना फुलाओ, कितना फुला सकते हो। ये डायमीटर उसकी वास्तविकता दर्शाता है दोस्तों, उसके चेस्ट के वेरिएशन को दर्शाता है। ठीक है, याद रखना, लंग्स का जो मूवमेंट होता है इंस्पायरेशन के दौरान थोरेसिक केज के एनवायरमेंट के कारण, उसका क्या एनवायरमेंट होगा? वो इनलार्जमेंट हो रहा है। ठीक है, इसलिए इंस्पायरेशन के दौरान थोरेसिक केज के एनवायरमेंट में इनलार्जमेंट के कारण थोरेसिक कैविटी में वहां पर नेगेटिव प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और जब नेगेटिव प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, इसी कारण लंग्स का एक्सपेंशन कॉज होता है, लंग्स फूलता है। ठीक है, और लंग्स का जब एक्सपेंशन कॉज होगा, फुलाव कॉज होगा, तो एक्सपायरेशन के दौरान थोरेसिक कैविटी में जो उसके जो
प्री इंस्पायरेटरी पोजीशन के साइज में डिक्रीज कंडीशन हो जाती है। जो प्री इंस्पायरेटरी कंडीशन आती है सांस लेने के पहले की कंडीशन में, उसकी साइज डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, यानी थोरेसिक केस में प्रेशर भी इंस्पायरेटरी लेवल पर आ जाता है। याद रखना, इंस्पायरेटरी लेवल पर थोरेसिक केस में प्रेशर आ जाता है और ये लंग्स टिश्यू को क्या करेगा, ये लंग्स टिश्यू को कंप्रेस करता है दोस्तों, इसीलिए एयर लंग्स से बाहर आ जाती है। यानी कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेटेशन, जब सांस अंदर आएगी तो डायलेटेशन होगा, नेगेटिव प्रेशर होगा, लेकिन जब एक्सपायरेशन होगा तो प्री इंस्पायरेटरी स्टेज में जब आएगी तो लंग्स के टिश्यू के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाएगा मसल्स के द्वारा, और जब प्रेशर क्रिएट किया जाएगा तो वहां पर कंप्रेस होगा लंग्स और उसमें जो एयर लंग्स से बाहर आ जाएगी और आसानी से एक्सपायरेशन की प्रोसेस कंट्रोल हो जाती है। इसलिए याद रखना, आप क्या करते हो, मैंने कहा था सीओपीडी में ऑक्सीजन बड़ी आसानी से आ रही लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकल पा रही है ना, तो आप चेस्ट ऑयल उपयोग करते हो तो क्या काम कर रहा है समझ में। जब आप चेस्ट ऑयल को यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा रहे हो, और मसल्स का जब कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रहा है तो वो क्या कर रहा है, मसल्स कंप्रेस कर रहा है लंग्स टिश्यू को, और जब लंग्स टिश्यू को कंप्रेस करता है एयर आसानी से लंग्स से बाहर जाती है और पेशेंट को रिलीफ होता है। दैट इज द फंक्शन ऑफ चेस्ट। करेक्ट, याद रखना दोस्तों, लंग्स की कोलैप्सिंग टेंडेंसी होती है, याद रख लेना, लंग्स की कोलैप्सिंग टेंडेंसी होती है, यानी लंग्स कुछ फैक्टर के कारण रेस्टिंग कंडीशन में प्राय कोलैप्स को कांस्टेंट सेट के अंदर चला जाता है। कुछ ऐसी कंडीशन होती है हमारी बॉडी में, जब वो जनरेट हो गई तो आप मान के चलेगा लंग्स कोलैप्स के कांस्टेंट सेट के अंदर चला जाएगा। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा यार ये क्या जा रहा। दो फैक्टर होते हैं जो लंग्स की कोलैप्सिंग टेंडेंसी थ्रेड के अंदर आपको जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, है ना, और इसीलिए पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराई जाती है, उसमें यह देखा जाता है कि आपका लंग्स कितना फूल रहा है, कितना सिकुड़ रहा है। ठीक है, तो लंग्स की इलास्टिक प्रॉपर्टी कितनी है, लंग्स कितना फूल रहा है, सिकुड़ रहा है। लंग्स की इलास्टिक टिश्यू में कांस्टेंट रिकॉइलिंग टेंडेंसी पाई जाती है, जितना फुलाओगे उतना ये रिकरेंट इलास्टिक टेंडेंसी पाई जाती है, कॉइलिंग टेंडेंसी बोलते हैं, रिकॉइलिंग करना। ठीक है, जो लंग्स को कोलैप्स करने की ट्राई करती है, लंग्स को पूर्ण रूप से कोलैप्स करने को ट्राई करती है, यानी बाहर निकालना एयर को। ठीक है, दूसरा होता है सरफेक्टेंट, जिस प्रकार से आपने हार्ट में पढ़ा, अभी हमने पढ़ा नहीं है, हार्ट में जब देखा या हमने अभी लंग्स में पढ़ा कि उसके ऊपर पैराइटल और विसरल पेरिकार्डियम होती है, जिसके बीच में फ्लूइड पाया जाता है, जिसको प्लूरल फ्लूइड कहते हैं, जिसके ऊपर वो आसानी के साथ मूवमेंट करता है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर सरफेक्टेंशन पाया जाता है। ये वो टेंशन होता है जो एल्वुलर मेम्ब्रेन के सरफेस पर एल्वुलर एपिथेलियल के द्वारा सिक्रीट होने वाले फ्लूइड के द्वारा एक्सर्ट होता है। ठीक है, ड्राइनेस नहीं आने देता है बॉडी में, इसीलिए यहाँ पर इसकी सरफेस में जो एल्वुलर मेम्ब्रेन है उसकी सरफेस से कुछ सरफेक्टेंट सिक्रीट होता है। ठीक है, जो फ्लूइड के द्वारा एक्सर्टेड होते हैं, और फॉर्चुनेटली यहाँ पर कुछ फैक्टर भी होते हैं जो कि लंग्स को कोलैप्स करने में सेव करने का काम करते हैं, यानी कोलैप्सिंग नहीं होने देता है, क्योंकि उनको मालूम है कि यदि कोलैप्स हो गया तो पेशेंट मर भी सकता है। ठीक है, इसलिए वो कोलैप्सिंग टेंडेंसी को प्रिवेंट करता है, सेव करने का काम करता है। इसलिए आप देखिए प्रकृति ने ऐसे नियम बनाए कि खुद लंग्स भी इस कोलैप्सिंग टेंडेंसी से प्रिवेंट करने का काम करता है। इवन लंग्स, उसके साथ में बहुत सारे फैक्टर होता है जो कोलैप्सिंग टेंडेंसी ऑफ लंग्स को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, याद रखना दोस्तों, हम लोगों में से बहुत कम लोग इस चीज को जानते हैं, और अगर जान लेते हैं तो फिर आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं है दोस्तों, वी आर द सेम फैमिली मेंबर। बिकॉज हमने बेंगलोर में जब इस चीज को बताया था तो मैंने क्लियर कट बताया था, लंग्स से एस निकलता, प्रोस्टाग्लैंडिन निकलता है जो एसिडिटी में मदद करता है। वो लोग बहुत ब्रिलियंटली इस चीज को समझ चुके हैं, आप भी इस चीज को समझ जाइए। ठीक है, याद रखना दोस्तों, दो प्रकार के कोलेप्सिंग फैक्टर होते हैं जिनके द्वारा लंग्स की कोलैप्सिंग टेंडेंसी जो होती है दोस्तों वो यहाँ पर प्रिवेंट होती है। यानी लंग्स की जो इलास्टिक प्रॉपर्टी के संबंध में बात कर रहा हूं मैं दोस्तों, ये लंग्स की एल्वेओलाई में जो सरफेस टेंशन के संबंध में लंग्स की जो कोलैप्सिंग टेंडेंसी होती है, दो फैक्टर के द्वारा प्रिवेंटेड होती है। एक होता है इंट्रा प्लूरल प्रेशर, यानी जो प्लूरल कैविटी के अंदर जो फ्लूइड है उसमें कितना प्रेशर क्रिएट हो रहा है, इंट्रा प्लूरल प्रेशर। ये वो प्रेशर होता है दोस्तों जो प्लूरल कैविटी में जो हमेशा नेगेटिव होता है, ये हमेशा नेगेटिव होता है, अर्थात नेगेटिविटी के कारण ये लंग्स को एक्सपेंडेड रखता है, लंग्स को फुला हुआ रखता है, और यही कारण है इलास्टिक टिश्यू के द्वारा प्रोड्यूस होने वाली लंग्स की कोलैप्सिंग टेंडेंसी को प्रिवेंट कर देता है।
ठीक है, याद रखना। इसीलिए इलास्टिक टिश्यू के द्वारा जो लगातार प्रोड्यूस होने की कोशिश होती है कि लंग्स को कोलैप्सिंग किया जाए, उस लंग्स की कोलैप्सिंग टेंडेंसी को प्रिवेंट करने का काम करता है। ये वो प्रेशर होता है जो प्लूरल कैविटी में जनरेट होता है। यदि किसी को प्लूरिसी हो जाएगा तो क्या होगा, याद रखना, ठीक है, याद रखना इस चीज को। वहां पर क्या होगा आगे बताऊंगा, लेकिन वो लंग्स की कोलैप्सिंग कंडीशन को प्रिवेंट नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसलिए वहां पर आप देखो बिल्कुल सफोकेशन जो होगा, डिस्निया होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगा, पेशेंट ऐसी कंडीशन में आ जाएगा, ना सो पाएगा, ना उठ पाएगा, ना बैठ पाएगा, ना चल पाएगा। उसके हर कंडीशन में कोलैप्सिंग होना नजर आएगा कि लंग्स कोलैप्स होने वाला। उसको ये लगेगा कि मैं तो बस आज रात को सोऊंगा तो सुबह उठूंगा या नहीं उठूंगा ये मुझे नहीं पता, ठीक है। ये कंडीशन जिसको होता है उसको पूछना, बिल्कुल ऐसी कंडीशन प्रिवेंट करके आपको बताएगा। दूसरा होता है सर्फेक्टेंट। एल्वुलर एपिथेलियम में जो सिक्रेटरी सब्सटेंसेस होते हैं दोस्तों, ये सरफेस टेंशन को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। ये जो सर्फेक्टेंट होते हैं एल्वुलर एपिथेलियम में जो सिक्रेटरी सब्सटेंसेस होते हैं, ये सरफेस टेंशन को रिड्यूस करते हैं और सरफेस टेंशन के द्वारा प्रोड्यूस जितनी भी कोलैप्सिंग टेंडेंसी होती है उसको प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि ये उसके ऊपर इस प्रकार से रब करते रहते हैं। अगर ड्राई होगा प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन ये सर्फेक्टेंट वहां पर लुब्रिकेट करता रहता है, इसलिए फैला सिकुड़ा फैला सिकुड़ा फैला सिकुड़ा ये सब काम होता रहता है। इसीलिए वहां पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है और पेशेंट बिल्कुल लंग्स को प्रिवेंट कर जाता है कोलैप्सिंग होने से, ठीक है। लेकिन ये सर्फेक्टेंट होते क्या है और इनका काम क्या है, ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे कोलैप्सिंग कंडीशन से बचा रहे हैं, ये भी हमें जानना जरूरी है दोस्तों। सर्फेक्टेंट ऐसे सरफेस एक्टिंग मटेरियल होते हैं जो कि एजेंटो के रूप में, जो कि फ्लूइड के सरफेस टेंशन को लोअरिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी वहां पर जो सरफेस टेंशन हो रहा है उसको लोअर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जितने भी सर्फेक्टेंट होते हैं जो लंग्स में एल्वेलाई की एपिथेलियम को लाइन किए रहते हैं उसे पल्मोनरी सर्फेक्टेंट कहते हैं, क्योंकि पल्मोनरी मेम्ब्रेन से निकल रहे हैं दोस्तों। इसीलिए ये एल्वेलर मेम्ब्रेन पर सरफेस टेंशन को डिक्रीज करने का काम करते हैं। जितनी भी एल्वेलर मेम्ब्रेन है जो लंग्स में ऑक्सीजन आना कार्बन डाइऑक्साइड जाना जहां होता है वहां पर जितने भी सरफेस टेंशन होते हैं उसको डिक्रीज करने का काम करते हैं। एम्फाइसीमा में क्या होगा दोस्तों, एम्फाइसीमा में तो एल्वेलाई का परमानेंट डायलिटेशन हो गया। अब उसका परमानेंट डायलेशन हो गया, न तो ऑक्सीजन आ रही न कार्बन डाइऑक्साइड जा रही, कोई कंडीशन नहीं हो रही, तो वहां पर क्या होगा। इसलिए याद रखना एल्वेलर मेम्ब्रेन पर सरफेस टेंशन को डिक्रीज करने के लिए सर्फेक्टेंट बहुत नेसेसरी होता है, ठीक है। जितने भी पल्मोनरी सर्फेक्टेंट का सिक्रेशन होता है इसके सोर्स कहां पर है, लंग्स में, और हम कैसे उसको रिडेक्ट करते हैं। आपको याद हो दोस्तों, आप जब किसी को ड्राई कफ होता है तो प्रोटोकॉल अलग देते हो, पॉजिटिव में देते हो। जो वेट कफ होता है बहुत ज्यादा सिक्रेशन निकलता है तो आप उसको नेगेटिव करते हो, व्हाई। याद रखना दोस्तों, पल्मोनरी सर्फेक्टेंट दो प्रकार के सेल्स के द्वारा सिक्रेट होते रहते हैं, ठीक है। याद रखना दोस्तों, ये दोनों सेल्स लंग्स में पाई जाती है। पहला होता है टाइप सेकंड एल्वुलर एपिथेलियल सेल। जो पहली होती है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में लगी होती है, लेकिन जो दूसरी सेल होती है वो एल्वुलर एपिथेलियल सेल्स होती है। और ये लेयर में टाइप 2 एल्वुलर एपिथेलियल सेल, जिसे हम सर्फेक्टेंट सिक्रेटिंग एल्वुलर सेल्स कहते हैं, या जिसे हम सर्फेक्टेंट न्यूमोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं न्यूमोसाइट्स। न्यूमोनिया होता है ना, याद रखना, मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं, इसको न्यूमोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। इस सेल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि इसकी एल्वेलर सरफेस पर माइक्रोविलाई की प्रेजेंस होती है, ठीक है। न्यूमोसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, बाद में आप भूलना मत, मैंने नहीं बताया, मैंने बताया आपको, ठीक है। इनकी एल्वेलर सरफेस पर माइक्रोविलाई होता है। आपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पढ़ा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पढ़ा माइक्रोविलाई कितनी जल्दी मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेता है और कितनी जल्दी एब्जॉर्ब करके आपके बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है, ब्लड सर्कुलेशन से जितने आपको न्यूट्रिशन मिलता है। यही एल्वेलर सरफेस पर माइक्रोविलाई की प्रेजेंस होती है जो एब्जॉर्प्शन का काम करता है और इन सर्फेक्टेंट के एब्जॉर्प्शन के लेवल पर अपना प्रोटोकॉल पैदा करता है। लेकिन अगर किसी को न्यूमोनिया होता है, प्लूरिसी होती है, उस कंडीशन में क्या होगा, क्या ये न्यूमोसाइट माइक्रोविलाई वहां पर एब्जॉर्ब कर पाएगा, ठीक है, माइंड इट, ठीक है, वहां बताऊंगा मैं। दूसरा होता है क्लेरा सेल। ये जो क्लेरा सेल्स होता है ये ब्रोंक्यूल्स में सिचुएटेड होती है और इसी सेल्स को ब्रोंकियल एक्सोक्राइन सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। इसी को ब्रोंकियल एक्सोक्राइन सेल्स कहते हैं, जो यहाँ पर बहुत सारे केमिकल्स को सिक्रीट करती है।
याद रखना, सर्फेक्टेंट के जितनी भी केमिस्ट्री अगर आप देखते हो, सर्फेक्टेंट एक लाइपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, लाइपोप्रोटीन फेट से बना हुआ, ठीक है। लाइपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है जो लिपिड के द्वारा फॉर्म्ड होता है और स्पेशली फॉस्फोलिपिड प्रोटीन और आयंस के द्वारा बना होता है, फॉस्फोलिपिड प्रोटीन्स और आयंस के द्वारा बना होता है। याद रखना दोस्तों, फॉस्फोलिपिड सर्फेक्टेंट का 75% फॉर्म करता है, ठीक है, यानी फॉस्फोलिपिड 75%। अब आपको पता है, मैंने जब सेल पढ़ाया था तब भी आपको बताया था फॉस्फोलिपिड, लाइपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। ये जो फॉस्फोलिपिड्स होता है 70% 75% यहाँ पर बनता है दोस्तों। ये सर्फेक्टेंट में मेजर फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है दोस्तों, वो होता है डायपाल्मिट्रो, या सीधा बताऊं मैं डीपीपीसी, बहुत लंबा नाम है दोस्तों, डीपीपीसी होता है। और ये बहुत एक्टिव होता है फॉस्फोलिपिड्स के रूप में, जो पूरी बॉडी में लंग्स के माध्यम से जितनी भी प्रोसेस आपको जनरेट होती है बॉडी के मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस, दोनों मैकेनिज्म को बैलेंस करता है। इसके अलावा भी बहुत सारे सर्फेक्टेंट के अन्य लिपिड सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे ट्राइग्लिसराइड, ठीक है, पीजी यानी फॉस्फोटिल डाइग्लिसरॉल, ठीक है, और ट्राइग्लिसराइड, ये भी आपके पर्टिकुलर सर्फेक्टेंट के रूप में काम करता है। अब ये मत समझिए कि ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया तो प्रॉब्लम है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा क्यों ये देखिए आप, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, जिसके माध्यम से आपके स्टीरॉयड हार्मोन बन रहे हैं, जिसके माध्यम से आपकी बॉडी के बहुत सारे फंक्शन चल रहे हैं। आपकी बॉडी के वो फंक्शन बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर बैलेंस चल रहे हैं तो आप 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 50 साल नहीं, 100 साल जिंदा रह सकते हो। लेकिन आपकी बॉडी में एनाबॉलिक कैटाबॉलिक प्रोसेस आप हमेशा कम ज्यादा करते रहते हो, बैलेंस नहीं करते हो, बैलेंस डाइट नहीं लेते हो, आप देख लो दोस्तों, आपके बॉडी में ये जो केमिकल्स हैं, ये केमिकल्स अप डाउन हो जाएंगे और इसी कारण से डेंजरसली आप डिसीजेस से अफेक्ट हो जाएंगे। अगर आपने उसको फिर से अपना डाइट कंट्रोल बैलेंस करके आपके एटमॉस्फेयर को सेट कर लिया, मेडिकेशन आपने करेक्ट किया, आप देखते कुछ समय में आप ठीक हो जाते हैं। वही ईएच कर रहा है। ईएच इन्हीं एंजाइमेटिक थेरेपी पे काम करता है, जो किसी भी प्रकार से एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेस, एनायन और कैटायंस, इनके अंदर बाहर जाने के प्रोसेस को अगर बैलेंस कर देता है, आप करेक्ट हो जाते हो दोस्तों। इसलिए कई बार तीर पे तुक्का चल जाता है प्रोटोकॉल खेलने वालों का, कई बार केस बिगड़ जाते हैं, मर भी जाते हैं कई केस, ठीक है। याद रखना दोस्तों, जितने भी प्रोटॉइंस होते हैं, सर्फेक्टेंट के जितने भी प्रोटीन्स को स्पेसिफिक सर्फेक्टेंट प्रोटीन्स कहते हैं दोस्तों। और ये स्पेशली मेन सर्फेक्टेंट प्रोटीन जो होते हैं, इनके नाम बड़े बड़े हैं, लेकिन इनको कोडवर्ड दिया गया है SP1A, SP B, SP C, SPD। याद रखना दोस्तों, SP A और SPD ये हाइड्रोफिलिक होते हैं, यानी पानी के द्वारा हाइड्रोफिलिक होते हैं, जबकि SP B और C हाइड्रोफोबिक होते हैं, डरने वाले पानी से, ठीक है। याद रखना दोस्तों, जितने भी सर्फेक्टेंट प्रोटीन सर्फेक्टेंट के वाइटल कंपोनेंट्स होते हैं, ये सर्फेक्टेंट प्रोटीन के एब्सेंस होने में, याद रखना, अगर मान लो किसी कारण से आपकी बॉडी में सर्फेक्ट प्रोटीन एब्सेंस हो गए, तो उस कंडीशन में ये इनएक्टिव हो जाएंगे। याद रखना, आपके सर्फेक्टेंट प्रोटीन वहां मौजूद हो तो ये एक्टिव रूप में काम करते हैं। इसलिए याद रखना, जब भी आपको मैं हमेशा कहता हूं कि आपके बॉडी में कोई भी सेल में काम होना है तो कुछ आयंस भी जरूरत होते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट आयन क्या होता है, आपके सेल्स को एक्टिव करना है, सबसे इंपॉर्टेंट आयन क्या होता है, सर्फेक्टेंट में मोस्टली कैल्शियम आयन पाए जाते हैं, ठीक है। अब याद रखना, मैं आपको बार बार कहता हूं, सर्फेक्टेंट में मोस्टली कैल्शियम आयन पाए जाते हैं। और मैं आपको बार बार कहता हूं, यदि आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस की बात कर रहे हैं, चाहे वो रेस्पिरेटरी लेवल पर हो, चाहे आपको डाइजेस्टिव लेवल पर हो, वहां पर कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है। और इसलिए मैं कहता हूं, कैल्शियम एसिड को कम करता है, ठीक है। अगर आप कैल्शियम को देना शुरू कर दें, आप कैल्शियम देना शुरू कर दें, यानी आप चूना खाना शुरू कर दो, आपकी एसिडिटी खत्म हो जाएगी, आप करके देख लेना, ठीक है। आयंस सर्फेक्टेंट में मोस्टली कैल्शियम आयन बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसलिए इसका वर्क आप समझते हो तो एसिडिटी में भी होता है, और ये सर्फेक्टेंट के लेवल पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसलिए मैंने आप लोगों को, बेंगलोर वाले सारे भाई बहनों को मैंने बताया था कि वहां पर कि जब आप क्या इसका प्रयोग करते हो, ठीक है, S6 का प्रयोग करते हो या कैल्शियम का प्रयोग करते हो, आप डेफिनेटली मान लो आपकी बॉडी में एसिड लेवल डाउन होना शुरू हो जाता है। क्यों डाउन हो रहा है, इस मैकेनिज्म के कारण। इसलिए याद रखना दोस्तों, जब आप सर्फेक्टेंट का फॉर्मेशन करवाना चाहते हो, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है,
जो टाइप सेकंड एल्वुलर एपिथेलियल सेल्स होती है और जो क्लेरा सेल्स होती है, एक स्पेशल टाइप के मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, जिसे आप यहां पर लेमेलर बॉडीज के नाम से जानते हो। ठीक है, ये साइंटिस्ट ने बताया है, जो सर्फेक्टेंट के इंट्रासेल्युलर सब्सटेंसेस को फॉर्म करता है, और ये लेमेलर बॉडीज में सर्फेक्टेंट प्रोटीन्स और सर्फेक्टेंट फॉस्फोलिपिड भी पाए जाते हैं, जो हमने पढ़ा। ठीक है, ये मटेरियल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज्ड होता है। याद रखना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज होता है और लेमिनर बॉडी में आकर स्टोर हो जाते हैं। बनते कहां है? सेल के अंदर। स्टोर कहां होते हैं? लेमिनर बॉडीज के अंदर। तो आपका प्रोटोकॉल कैसे होगा? आपने कहा कि मुझे S2 दे दो, है ना, C10 दे दो, L1 दे दो, F1 दे दो, B दे दो, D5 में दे दो। आपने दे दिया। S2 क्या है, C10 क्या है, L1 F1 क्या है, B क्या है, आप समझ जाओगे। ठीक है, ग्लैंड्स के जितने भी सिक्रेशन कराना है आप वहां पर जाकर कर रहे हो, ये कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करके गैस्ट्रेल्जिया, गैस्ट्राइटिस, इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का न होना, अर्थात सेल में एनाबॉलिक कैटाबॉलिक प्रोसेस में कैल्शियम के बॉन्डिंग को बढ़ाकर एसिड कंटेंट को कम करता है। इसीलिए ये जो हाइपर एसिडिटी का लेवल होता है उसको डाउन करने का काम करता है। इसीलिए एक्सोसाइटोसिस के द्वारा लैमिनर बॉडीज के लिपिड्स और प्रोटीन्स एल्वियोलाई को लाइनिंग करने वाली जितने भी सरफेस स्प्रूज में रिलीज करने का काम करता है। ठीक है, न्यूट्रिशन है, रिलीज करेगा। और इसीलिए दोस्तों, जब यहां पर सर्फेक्टेड प्रोटीन्स और कैल्शियम की प्रेजेंस हो गई, आपको समझना है, फॉस्फोलिपिड्स और जितने भी वहां पर लेटिस मेश वर्क होते हैं उसमें ये अरेंजमेंट होता है, और इन स्ट्रक्चर का ट्यूबुलर माइलिन के नाम से नाम दिया गया है। ये ट्यूबुलर माइलिन वहां पर लगातार टर्न होकर सर्फेक्टेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इन्हें एक फिल्म के रूप में बनते हैं और एल्वेलाई की इंटायर सरफेस पर स्प्रेड हो जाते हैं। पूरी एल्वेलाई के इंटायर सरफेस पर वहां पर स्प्रेड होगा है, और लगातार वहां पर ध्यान रखते हैं कि ऑक्सीजन आ रहा, कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा। ठीक है, याद रखना, ज्यादातर जो सर्फेक्टेंट होते हैं टाइप सेकंड एल्वेओलार सेल्स में एब्जॉर्ब हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, जब जरूरत पड़ती है जब निकल आते हैं, इसीलिए कैटाबलाइज होता है, इसीलिए कैटाबलाइज होता है, और प्रोडक्ट्स रिसाइकलिंग के लिए लेमिनर बॉडीज में फिर से लोड कर दिए जाते हैं। याद रखना, मैं इसीलिए कह रहा हूं एनाबॉलिक कैटाबॉलिक प्रोसेस हर जगह मौजूद है, बस आपको कराते आना चाहिए कि यहां पर कैटाबॉलिज हो रहा है और यहां पर एनाबॉलिज करना है, आपको बैलेंस करना है। यहाँ कैटाबॉलिज हो रहा मतलब इसको तोड़ा जा रहा है, डिस्ट्रक्ट किया जा रहा है ना। अब मान लो कोई भी चीज हाइपर होगी तभी तो डिस्ट्रक्ट होगा ना, सब एक्यूट होगी तभी तो डिस्ट्रक्ट होगा ना। आपको क्या करना है, या तो न्यूट्रल करना है या नेगेटिव करना है। यहां पर हमारे काम की चीजें हमें न्यूट्रल करना है, आपने न्यूट्रल कर दिया। ठीक है, याद रखना दोस्तों, कई फैक्टर होते हैं, बहुत नेसेसरी होते हैं दोस्तों सर्फेक्टेंट के स्प्रेडिंग करने में, उसके फॉर्मेशन में। हमें अगर इस प्रोटोकॉल के साथ उसकी भी पता लग जाए तो हम बहुत सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों। हमने अभी बहुत सारे सर्फेक्टेंट के फॉर्मेशन की बात पढ़ी, बहुत सारे सब्सटेंसेस रिक्वायर होते हैं। आप क्या मेंटेन कर रहे हो? पेशेंट कभी आपको सच नहीं बताता कि मैं क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ। दारू पीता है ना, अरे नहीं मैं दारू पीता ही नहीं। आप भांग गांजा, अरे नहीं मैं तो भांग गांजा रोज पीता है। ठीक है, बीड़ी सिगरेट नहीं, बस एक दो, जबकि पीता है 1 पैकेट पूरा, 2 पैकेट पूरा, है ना। चाय कॉफी बस 1-2 चाय पीता हूं, पता चलता है 4 चाय घर पीता है, 4 चाय बाहर पीता है ना। तो ये पेशेंट हमेशा झूठे होते हैं। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, आप जब भी सिलेक्ट करोगे ना तो डबल डोज देना आप, तो ही आपका पेशेंट रिकवरी के लेवल पर आएगा। क्यों? क्योंकि सर्फेक्टेंट के फॉर्मेशन में बहुत सारे सब्सटेंसेस रिक्वायर होते हैं। ट्यूबुलर जो माइलिन के फॉर्मेशन में डीपीपीसी, पीजी, हाइड्रोफोबिक प्रोटीन्स, एसपीबी, एसपीसी की रिक्वायरमेंट आपको मैंने बताई। और ये जितने भी सर्फेक्टेंट फिल्म का फॉर्मेशन होता है, एसपीबी, एसपीसी और पीजी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। और ये कारण है टाइप सेकंड जितनी भी एल्वुलर एपिथेलियल सेल्स होती है, ये एल्वुलर सब्सटेंसेस के 5% के लगभग केवल ऑक्यूपाई होता है। लंग्स में केवल 5% ही ऑक्यूपाई करती है। इसलिए सर्फेक्टेंट इंटायर एल्वुलर सरफेस के ऊपर आसानी के साथ में पतले लिक्विड के रूप में स्प्रेड हो जाती है, और इसमें कैल्शियम आयंस और पीजी के द्वारा यह फैसिलिटेशन होता है। लगातार कैल्शियम आयन और यहाँ पर पीजी के द्वारा ये पूरी प्रोसेस वहां पर फैल जाती है। और यही कारण है दोस्तों, जब इन सर्फेक्टेंट को आप समझ रहे हैं, आप ये समझे चिकनाई, ठीक है, लिपिड से चिकनाई बना रहा है,
ठीक है। और चिकनाई बनेगी तो लंग्स फैलने और सिकुड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लंग्स जितना फैले सिकुड़े कोई बात नहीं, कोलैप्स नहीं होना चाहिए। ये सर्फेक्टेंट उसके कोलैप्स से बचाता है। इसलिए सिंपल सी बात करें, हम इतना हमने पढ़ा, हम सिंपल सी बात करें, इसका फंक्शन क्या, सर्फेक्टेंट कर क्या रहा है, लंग्स की एल्वियोलाई में सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर रहा है, यानी जो खिंचाव आ रहा है ना उस खिंचाव को रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। और लंग्स की कोलैप्सिंग टेंडेंसी को प्रिवेंट कर रहा है। सिंपल सी बात है, लंग्स को खिंचाव को प्रिवेंट कर रहा है, उसको कह रहा हाँ ठीक है यार खिंच गया ना, आप छोड़ कम कर दें, तो ये कोलैप्सिंग टेंडेंसी को प्रिवेंट कर रहा है। इसीलिए सर्फेक्टेंट बहुत सारे मैकेनिज्म के द्वारा एक्ट करता है। बस आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूं कि सर्फेक्टेंट फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के दो पोर्शन होता है, ठीक है। और मॉलिक्यूल का एक पोर्शन हाइड्रोफिलिक होता है और एक पोर्शन हाइड्रोफोबिक होता है। तो जो हाइड्रोफिलिक होता है दोस्तों, ये पोर्शन वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, इसलिए इसको हाइड्रोफिलिक कहा, और एल्वियोलाई को लाइन कर लेता है। अन्य पोर्शन जो होता है, जो हाइड्रोफोबिक होता है, ये एल्वियोलर एयर की तरफ डायरेक्टेड होता है। जो एल्वियोलर एयर आ रही है, जो अंदर बाहर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है ना, ये उसकी तरफ चला जाता है, ठीक है। इसलिए आपको पता होना चाहिए हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दो कंडीशन है। यानी सिंपल सी बात बताऊं, हाइड्रोफिलिक कंडीशन को मेंटेन करना, तो आप पेशेंट को कहिए कि आप बेसिकली 2 से 3 लीटर वाटर का सेवन डेली लीजिए। क्यों? अगर आपने मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एल्कोलिसिस को बैलेंस करा तो आपको सर्फेक्टेंट को सीक्रेट कराने की जरूरत नहीं मिलेगी, क्योंकि हाइड्रोफिलिक कंटेंट में वो घुलकर उस पूरे एरिया में लंग्स में फैल जाता है और उसके सर्फेक्टेंट को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। लेकिन अगर वो सर्फेक्टेंट रिड्यूस नहीं हुआ तो, है ना, याद रखना दोस्तों। इसलिए हाइड्रोफिलिक कंटेंट को मेंटेन करना, पानी बढ़ा दीजिए सब काम हो जाएगा, है ना। लेकिन जब हाइड्रोफोबिक होगा तो, ठीक है, याद रखना, जब हाइड्रोफिलिक की बात कर रहे हैं तो ये फास्फोलिपिड के सरफेस अन्य पोर्शन के साथ एल्वियोलर के ऊपर स्प्रेड होती है और ये सरफेस टेंशन को रिड्यूस करती है। इसीलिए एसपीबी और एसपीसी इस प्रोसेस में सबसे एक्टिव रोल प्ले करती है, जो यहां पर सरफेस टेंशन को प्रोमोट करने का काम करती है। इसीलिए याद रखना दोस्तों, जितने भी सर्फेक्टेंट एल्वियोलाई के स्टिमुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि जितनी भी कोलैप्सिंग टेंडेंसी को विड्रॉल करने के लिए नेसेसरी होते हैं, कि नहीं भाई ये लंग्स कोलैप्स करने की टेंडेंसी, इसको हटाओ, हमको नहीं करना, हम इसको हटा दो, विड्रॉल कर दो, ठीक है। इसीलिए याद रखना, जब बच्चा पैदा होता है तब क्या होता है ना, बर्थ के बाद लंग्स के इन्फ्लेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। इसीलिए फीटस में जैसे लंग्स अंदर है, अभी तो काम ही नहीं कर रहा, डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, लेकिन तो लंग्स तो बन रहा है, वहां अंदर बन गया है ना। अगर बन गया है तो ऐसी कंडीशन में तो लंग्स कोलैप्स हो जाना चाहिए, खत्म, उसका तो कोई काम ही नहीं है वहां पर, ठीक है। कोई भी ऑर्गन अगर पड़ा रहेगा तो डैमेज हो जाएगा। इसलिए याद रखना दोस्तों, फीटस में 3rd मंथ के बाद में सर्फेक्टेंट का सिक्रेशन शुरू हो जाता है ना। और बर्थ के बाद लंग्स एकदम सॉलिड हो जाता है दोस्तों और एक्सपेंड होता है। बर्थ के बाद हाइपोक्सिया होता है और हाइपरकेपनिया के द्वारा रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेशन के कारण फर्स्ट ब्रीथ स्टार्ट होती है, जैसे पैदा हुआ वैसे ही, ठीक है। यद्यपि इन्फेंट्स के द्वारा जो अटेम्प्टेड रेस्पिरेशन मूवमेंट्स के कारण लंग्स रिपीटेडली कोलैप्स हो जाता है, बार बार कोलैप्स होता है दोस्तों वहां पर, ठीक है। अगर कोलैप्स होगा तो क्या होगा, एल्वियोलाई में सर्फेक्टेंट के प्रेजेंस के कारण लंग्स के कोलैप्सिंग को प्रिवेंट किया जाता है। आप देखते हो ना, बच्चा नीला पड़ गया, बच्चा पैदा हुआ, लंग्स फूला नहीं, कोलैप्सिंग कंडीशन नहीं हुई, कोलैप्स्ड हो गया, ठीक है। अगर सर्फेक्टेंट कम है, देखना बच्चा ब्लूइश हो जाएगा, तुरंत उसको ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। याद रखना, कई और फैक्टर इसके साथ एसोसिएटेड होता है, लेकिन ये भी कंडीशन होती है, हाइपोक्सिया हो जाता है उसको, ठीक है। याद रखना दोस्तों, सर्फेक्टेंट के अन्य बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, जो इन्फ्लामेशन में, इन्फेक्शन में, लंग्स के अगेंस्ट डिफेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हो आप, ठीक है। बहुत कम लोगों को पता है, आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों, कि हम यहाँ पर जो हाइड्रोक्लोरिक प्रोटीन्स होते हैं, जिसमें एसपीए और एसपीडी होते हैं, ये ऑक्सीनाइजेशन के मींस के द्वारा वायरसेस और बैक्टीरिया के डिस्ट्रॉय करने के मैकेनिज्म में अपना सबसे बड़ा सहयोग देते हैं। ये दोनों प्रोटीन भी जितनी भी इंफ्लामेटरी प्रोसेसेस आपके बॉडी में चल रही होती है दोस्तों, उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंटली रोल अदा करते हैं। इसीलिए जब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हुआ या हाइलिन मेम्ब्रेन डिसीज हुई इन्फेंट्स में, सर्फेक्टेंट के अब्सेंस के कारण होती है, ठीक है। इसीलिए लंग्स के कोलैप्स के द्वारा या कंडीशन जो कैरेक्टराइज होती है वो आपके सामने आती है।
इसीलिए एडल्ट में भी कभी कभी सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी होने के कारण एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम डेवलप होता है, ARDS वहां पर डेवलप होता है। यानी मेल बच्चों में ज्यादातर होता है, लेकिन कभी कभी मेल में भी होता है। जो लोग बहुत ज्यादा बीड़ी सिगरेट लेते हैं, धुआं जमा हो गया, उनमें आप देखिए एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम डेवलप हो जाता है। ठीक है, अब आप देख लीजिए, आप डिसाइड कीजिए कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपको इस पूरे चैप्टर को समझना। ठीक है, इसी के संबंध में आप हमेशा याद रखिए, सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी होगी जिस व्यक्ति को लंग्स में, आप याद रखना, कोई आपके पास पेशेंट आता है और वो बोलता है साहब देखो मैं तो बार बार बीमार होता हूं, मुझे रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, मुझे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, आप लिंक जोड़िए। अब ये देखिए, बैक्टीरियल और वायरल जितनी भी इन्फेक्शंस होती है उसकी ससेप्टिबिलिटी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। आप मान के चलिए देयर में बी लैक ऑफ सर्फेक्टेंट, आप मान के चलिए कि यहाँ पर हाइड्रोफिलिक सर्फेक्टेंट और हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस में से किसी न किसी की कमी हो रही है। आपको कुछ नहीं करना है, आप उसको कैल्शियम चलाइए, आप प्रोटीन चलाइए और सर्फेक्टेंट आप पैदा कीजिए, और उसको कहिए कि आपको मैक्सिमम 10 to 12 ग्लास ऑफ वाटर लेना है पर डे। आपको वाटर पे ध्यान देना है दोस्तों, वाटर पे ध्यान देना है। सर्फेक्टेंट बनाने में वाटर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, हाइड्रोफिलिक है। अगर आपने ये मेंटेनेंस किया तो एसिडो और एल्कोलो दोनों को बैलेंस किया, ठीक है, और दोनों को बैलेंस किया यानी एनाबोलिक कैटाबोलिक प्रोसेस दोनों को बैलेंस कर दिया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फटाफट आपने एलर्जी को दूर कर दिया। ठीक है, क्यों दूर करा? बिकॉज रेस्पिरेटरी प्रेशर क्रिएट हो रहा है। रेस्पिरेशन की प्रोसेस के दौरान लंग्स की थोरेसिक कैविटी में दो प्रकार के प्रेशर एक्सर्ट होते हैं जो ये निर्धारित करते हैं कि ये सर्फेक्टेंट वहां कितना बनेगा, कितना नहीं बनेगा। ठीक है, इसलिए याद रखना दोस्तों, इंट्राप्लूरल प्रेशर या इंट्राथोरेसिक प्रेशर, पहली कंडीशन होती है इंट्राप्लूरल प्रेशर या इंट्राथोरेसिक प्रेशर। दूसरा होता है इंट्रा एल्वेलर प्रेशर या इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, एक लंग्स में एक एल्वेलाई में। इसीलिए मैंने कहा सर्फेक्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या लंग्स में प्रेशर जनरेट हो रहा है, क्या एल्वेलाई में प्रेशर जनरेट हो रहा है, क्या ज्यादा हो रहा है, क्या कम हो रहा है। अगर ये कंडीशन है तो आपको याद रखना पड़ेगा, आपको वैल्यूएशन देखना पड़ेगा। बहुत सिंपल है दोस्तों, 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। याद रखना, इंट्राप्लूरल और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप वाकई में रेस्पिरेटरी ट्रैक पे काम करना चाहते हैं, इसके बगैर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बिकॉज इसका लिंक देखिए, इंट्राप्लूरल प्रेशर वो प्रेशर होता है जो प्लूरल कैविटी, प्लूरा की विसरल और पैराइटल लेयर के बीच में होता है। माइंड कीजिएगा आप इस बात को, जो विसरा है यानी ये लंग्स है, लंग्स में जो पैराइटल यानी परिधि की तरफ है और जो विसरल जो लंग्स से चिपकी हुई, इन दोनों के बीच में अगर प्रेशर कम ज्यादा होगा तो कितना डेंजरस होगा दोस्तों। ठीक है, तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लूरा की प्लूरल कैविटी के लेवल पर विसरल लेयर और पैराइटल लेयर के बीच में जो प्लूरल कैविटी के लाइनिंग में फ्लूइड की सक्शन के द्वारा एग्जस्टेड होता है, यानी यहां पर कितना फ्लूइड आ रहा है उसके द्वारा ये प्रेशर एग्जर्ट होता है। इसको बोलते हैं इंट्राथोरेसिक प्रेशर। ठीक है, इसको बोलते हैं इंट्राथोरेसिक प्रेशर। इसीलिए थोरेसिक कैविटी में पूर्ण रूप से एग्जर्ट होता रहता है। अब आप मुझे बताओ, प्लूरिसी हो गया, फ्लूइड कनेक्ट हो गया तो प्रेशर बढ़ा या घटा? ठीक है, याद रखना, फ्लूइड कम हो गया, ड्राइनेस हो गई, पूरी बॉडी में ड्राइनेस हो गया, आपने बहुत सारा धुआं चिपका दिया अंदर। ठीक है, क्या होगा? सोचना शुरू करिए दोस्तों। जब इंट्राप्लूरल प्रेशर के वैल्यूज नॉर्मली देखते हो दोस्तों, तो रेस्पिरेटरी प्रेशर हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिलेशन में एक्सप्रेस किया जाता है दोस्तों। एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या है? एयर का 760 mmHg के आसपास इसको माना जाता है दोस्तों। याद रखना, 760 mmHg का जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वहां पर रेस्पिरेटरी प्रेशर रिलेटेड होता है। इसलिए फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अंतर्गत इंट्राप्लूरल प्रेशर हमेशा नेगेटिव होता है। याद रख लेना, हमेशा नेगेटिव में होता है। जितनी भी फिजियोलॉजिकल कंडीशन आप करते हो आपकी बॉडी के लेवल पर, वो तमाम कंडीशन में इंट्राप्लूरल प्रेशर हमेशा नेगेटिव होता है दोस्तों। इसलिए जब इंट्राप्लूरल प्रेशर की नेगेटिविटी को कॉज करता है, आपको हमेशा याद रखना है प्लूरल कैविटी हमेशा एक थिन लेयर के फ्लूइड के द्वारा लाइन रहती है। ठीक है, जो प्लूरल कैविटी होती है हमेशा थिन लेयर की फ्लूइड के द्वारा हमेशा लाइन रहती है, जो कि प्लूरा की विसरल लेयर के द्वारा सिक्रेटेड होता है। याद रखना, जो विसरा से जुड़ी हुई है उस विसरल लेयर के द्वारा सिक्रेटेड होता है। ये फ्लूइड कॉन्स्टेंटली पंप्ड होता है, लगातार पंप्ड होता रहता है प्लूरल कैविटी से लिम्फेटिक वेसल्स में।
ठीक है, यहां पर बना, दिन भर काम किया, रात को लिम्फेटिक वेसल्स में भेज दिया, फिर नया बना, इस प्रकार से लगातार प्रोसेस होती है। इस फ्लूइड की यही पंपिंग प्लूरल कैविटी में नेगेटिव प्रेशर को क्रिएट करने का काम करती है, और इसी कारण से इंट्राप्लूरल प्रेशर वहां पर पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, यहां नेगेटिव क्रिएट कर रहा है, लेकिन वहां बाहर पॉजिटिव क्रिएट कर रहा है। कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है दोस्तों, ठीक है, कौन सी पैथोलॉजिकल कंडीशन, मान लो लंग्स में एयर कनेक्ट हो गया, बहुत सारा एयर हो गया, न्यूमोथोरेक्स, ठीक है, पानी कनेक्ट हो गया, हाइड्रोथोरेक्स, ब्लड कनेक्ट हो गया, हीमोथोरेक्स, या पस कनेक्ट हो गया, पायोथोरेक्स। ये वो कंडीशन होती है जिसमें इंट्राप्लूरल प्रेशर पैथोलॉजिकल कंडीशन में बहुत वरीज करता है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपको वहां पर देखने को मिलता है। इसीलिए याद रखना दोस्तों, ये पूरी के पूरी प्रोसेसेस आपके टेबल प्रैक्टिस में बहुत इंपॉर्टेंट साइंस रखती है, और उस साइंस को समझकर आप बहुत सारे डिसीज का डायग्नोस कर सकते हो। आप इंट्राप्लूरल प्रेशर का महत्व क्यों समझना चाहते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पूरी रेस्पिरेटरी साइकिल के दौरान आपने देखा इंट्राप्लूरल प्रेशर इंट्रा एल्वुलर प्रेशर की तुलना में लोअर होता है। याद रखना, इंट्राप्लूरल प्रेशर इंट्रा एल्वुलर प्रेशर की तुलना में लोअर होता है, क्योंकि सरफेस बड़ी होती है, पूरी लंग्स की सरफेस बड़ी होती है, एल्वुलाई की सरफेस छोटी होती है, लेकिन उसकी तुलना हम ये कर रहे हैं उसके अंदर का प्रेशर कितना है, तो इतने बड़े प्रेशर की तुलना में एल्वुलाई का प्रेशर हमेशा याद रखना दोस्तों वहां पर लोअर ही होगा। इसलिए हमेशा लंग्स को इन्फ्लेटेड यानी भरा हुआ रखता है, यही कारण है लंग्स हमेशा भरा हुआ रहता है दोस्तों। भले आप एयर निकाल रहे हो लेकिन फिर भी वहां पर एयर मौजूद है। लंग्स की कोलैप्सिंग टेंडेंसी को प्रिवेंट करने के लिए नेसेसरी होता है कि लंग्स के अंदर थोड़ा बहुत हवा भरा जाए, ठीक है, और इसी कोलैप्सिंग टेंडेंसी को प्रिवेंट करने के लिए लंग्स के अंदर बहुत सारी हवा हमेशा भरी रहती है दोस्तों। थोरेसिक रीजन में नेगेटिव प्रेशर के कारण लार्जर वेन्स, जितनी भी वेना कावाज होती है दोस्तों, ठीक है, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा, जो अपर और लोअर बॉडी से जो ब्लड को आपके राइट एट्रियम में डाल रही है, वो हमेशा इसी प्रेशर की वजह से डायलेटेड रहती है। आप सोचिए कितना बड़ा मतलब आपको यहाँ पर उसका वो सपोर्ट मिल रहा है। इसलिए नेगेटिव प्रेशर दोस्तों सक्शन पंप के जैसे एक्ट करता है, यानी कोई चीज को शक करना, ठीक है, अंदर आना। इसीलिए दोस्तों ग्रेविटी के अगेंस्ट बॉडी के लोअर पार्ट से वीनस ब्लड को हार्ट की तरफ पुल कर सके, इसलिए नेगेटिव प्रेशर होता है। याद रखना दोस्तों, शक करने का काम करता है, और इसीलिए नेगेटिव प्रेशर जो थोरेसिक कैविटी में जो नेगेटिव प्रेशर है, यही एकमात्र बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है, सक्शन पंप के जैसे काम कर रहा है, ठीक है। और एक भाई आप नीचे के टंकी से ऊपर के पानी में आपको नल चलाना है, आपका कंटिन्यू नल नहीं चल रहा, आप पानी खींच रहे हो, ठीक है, तो ये जो सक्शन पंप होता है दोस्तों ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है, और बॉडी के लोअर पार्ट से वीनस ब्लड को हार्ट की तरफ पुल कर सकता है। अगर आप हार्ट में मसाज कर रहे हो तो आप ये दोनों सिस्टम को एक्टिवेट कर रहे हो बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टर। इसीलिए इंट्राप्लूरल प्रेशर वीनस रिटर्न के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कि आपका जो इंट्राप्लूरल प्रेशर है, आपके प्लूरा में जितना भी प्रेशर है, वीनस रिटर्न के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि ये सक्शन पंप के जैसे काम करता है। इसलिए वीनस रिटर्न के लिए रेस्पिरेटरी पंप कहलाता है, इसलिए वीनस रिटर्न के लिए रेस्पिरेटरी पंप कहलाता है। अब आप मुझे दो क्वेश्चन का उत्तर देना। मैंने आपको ये जो बताया कि नेगेटिव प्रेशर कितना इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, आपको समझ में आया? पहली बात। दूसरी बात, आप देखिए लिंक मैंने बताई कि अगर हार्ट से रिलेटेड अगर वेरिकोज वेन है, और वेरिकोज वेन में भी अगर हार्ट की तरफ आपने मसाज किया, तो हार्ट और लंग्स का कोरिलेशन ये होगा कि हार्ट की तरफ जो ब्लड आ रहा है, इसी लंग्स के संशन फंक्शन के कारण बहुत तेजी के साथ हार्ट की तरफ आ रहा है। दैट इज द फर्स्ट फैक्ट, ठीक है। इसलिए इंट्राप्लूरल प्रेशर वीनस रिटर्न के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसीलिए वीनस रिटर्न के लिए रेस्पिरेटरी पंप कहलाता है। जो वीनस रिटर्न, यदि आपकी बॉडी में कहीं पर भी कोई वेस्टेज मटेरियल है, आपको पता है कार्डियक और हार्ट दोनों को बैलेंस करना है। इसलिए कभी भी कोई ऐसी डिसीज आपको नजर आ रही है जिसमें वीनस रिटर्न नहीं हो रहा प्रॉपर, आपको रेस्पिरेटरी प्रोटोकॉल एज यूजुअल, आपको हार्ट के प्रोटोकॉल दोनों को मेंटेन करना पड़ेगा। A3 P1 P2 P3 P4 अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कौन से स्टेज में आपको ऐड करना पड़ेगा, और आप प्रोटोकॉल को तय करते हैं। इसलिए हमेशा याद रखना, आप जो कह रहे हो कि भाई इसको एनीमिया हुआ, ब्लड नहीं बन रहा है ना, नेगेटिविटी आ रही है, आप P1 ऐड कर दीजिए,
A3 ऑलरेडी है जनरल टॉनिक में, P1 ऐड कर दीजिए, B ऐड कर दीजिए, RE ऐड कर दीजिए, देखिए आप W ऐड कर दीजिए, आप देखिए कितनी तेजी के साथ हार्ट की तरफ पंप होगा और पंप के साथ में हार्ट में मैन्युफैक्चरिंग, बोन मेरो में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा देगा। ठीक है, याद रखना दोस्तों। इंट्रा एल्वेलर प्रेशर क्या होता है? अब इंट्रा एल्वेलर प्रेशर वो प्रेशर होता है दोस्तों जो लंग्स की एल्वेलाई में एग्जिस्टिंग होता है, इसे हम इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर भी कहते हैं। ठीक है, पल्मोनरी, ठीक है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर भी कहते हैं। नॉर्मल जब इंट्रा एल्वेलर प्रेशर के वैल्यूज आप देखते हो दोस्तों, तो नॉर्मली इंट्रा एल्वेलर प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर के बिल्कुल इक्वल होता है 760 mmHg के आसपास, और ये इंस्पायरेशन के दौरान जब आप सांस लेते हो नेगेटिव हो जाता है और एक्सपायरेशन के दौरान पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, याद रखना ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपकी टेबल प्रैक्टिस को 2 गुना बढ़ा देगा दोस्तों। अगर आपको बारीकी समझ में आ गई कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, वो कहने से आप बहुत कुछ कर जाओगे दोस्तों। कैसे? जब इंट्रा एल्वेलर प्रेशर को आप सिग्निफिकेंट के रूप में देखते हो तो आपको बहुत क्लियरली इंडिकेशन होगा इंट्रा एल्वेलर प्रेशर के कारण एल्विलाई के अंदर या बाहर एयर फ्लो होता है, यानी ऑक्सीजन का आना, कार्बन डाइऑक्साइड का जाना। इंस्पायरेशन के दौरान इंट्रा एल्वेलर प्रेशर नेगेटिव हो जाता है, इसलिए एटमॉस्फेरिक एयर एल्वियोलाई में एंटर कर जाता है, यानी इंस्पायरेशन के दौरान बाहर से आने वाली एयर बहुत आसानी के साथ यहाँ पर आ जाती है। अब यहाँ का प्रेशर बहुत पॉजिटिव हो गया। ठीक है, पॉजिटिव हो गया क्योंकि एयर आ गई। अब ये पॉजिटिव प्रेशर इसको बाहर निकालेगा, यानी एक्सपायरेशन के दौरान इंट्रा एल्वेलर प्रेशर पॉजिटिव हो जाता है, इसीलिए एयर एल्वियोलाई से एक्सपेल्ड आउट कर दी जाती है। यानी पहले प्रेशर नेगेटिव था, एयर अंदर आई, एल्वियोलाई फुल गई, है ना, उसमें बहुत सारा एयर अपना पूरा एनाबॉलिक कैटाबॉलिक प्रोसेस करी उसने, उसके बाद मेटाबॉलिक वेस्ट बना, ये पॉजिटिव प्रेशर के साथ वो मेटाबॉलिक वेस्ट लेकर बाहर निकल जाता है, इसीलिए एयर एल्वियोलाई से बहुत आसानी से एक्सपेल्ड आउट हो जाती है। इसलिए इंट्रा एल्वेलर प्रेशर भी गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करता है। ठीक है, इसीलिए एल्वेलर एयर और ब्लड के बीच में, एल्वेलर एयर और ब्लड जो वहां पर आ रहा है लंग्स में, इनके बीच में ये एल्वेलर प्रेशर, इंट्रा एल्वेलर प्रेशर अपना रोल अदा कर रहा है, और इसी कारण से गैसेस के एक्सचेंज, यानी ऑक्सीजन का आना, कार्बन डाइऑक्साइड का जाना, ये गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, और ये टॉप मोस्ट फीचर यहां पर हमको नजर आता है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक है, इसीलिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर वो प्रेशर होता है दोस्तों जो इंट्रा एल्वेलर प्रेशर और इंट्रा जो आपके पर्टिकुलर इंट्रा प्लूरल प्रेशर और जो पर्टिकुलर आपके पर्टिकुलर जो एयर आ रही है उसके डिफरेंसेस का प्रेशर होता है, यानी जितना बाहर से एयर आ रही है, जितना अंदर एयर मौजूद है, इनके डिफरेंसेस का प्रेशर होता है, क्योंकि वो दोनों प्रेशर क्रिएट करती है। ये लंग्स के इलास्टिक फोर्स के द्वारा मेजर होता है। ठीक है, याद रखना, इसीलिए लंग्स की जो कोलैप्सिंग टेंडेंसी होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी यहां पर लंग्स की कोलैप्सिंग टेंडेंसी क्या होती है उसके ऊपर पूर्ण रूप से डिपेंड करता है। इसलिए दोस्तों कई बार आपका लंग्स इजाजत दे रहा है या नहीं दे रहा है, कंप्लायंसेस होता है। कंप्लायंसेस लंग्स और थॉरेक्स की वो एबिलिटी होती है जिसके माध्यम से वो एक्सपेंड करता है, वो फैलता है। अब भाई किसी का हार्ट, किसी का थोरेसिक केज ही छोटा है, कोई आदमी दुबला पतला है, कोई मोटा है, कोई बीच में है। ठीक है, तो याद रखिए उसी के अकॉर्डिंग यहां पर लंग्स और थॉरेक्स की एबिलिटी होगी और उसी के माध्यम से वो एक्सपेंड करेगा। लंग्स और थॉरेक्स की एक्सपेंडेबिलिटी को ही कंप्लायंसेस कहते हैं। इसलिए कई बार जो होता है, जब पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट की जाती है तो बॉडी के अकॉर्डिंग उसका न्यूट्रिशन शुरू से कम है, वो वैसे ही आदमी है, बचपन से वैसे ही डेवलप हुआ, उसकी कैपेबिलिटी वैसे ही रहेगी लंग्स की। जो आदमी बिल्कुल हेल्थ स्टेट में है उसकी कैपेबिलिटी, लेकिन जो आदमी अपनी गलतियों के बायोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस के कारण लगातार बीमार रहता है, उसकी जो कंप्लीट दिख रहा बहुत हेल्दी लेकिन उसकी प्रॉब्लम निकल कर आ रही सामने, तो आप ये मत समझना कि यार प्रॉब्लम उसकी खुद की पैदा की हुई है। इसलिए कॉम्प्लेक्स को डिटर्मिनेशन करने का महत्व आपको आना चाहिए। ठीक है, कि पेशेंट ऐसा है, पेशेंट ऐसा है, पेशेंट ऐसा है, 3 तरह के पेशेंट, लेकिन उसकी एबिलिटी के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि यार इसकी कमियां कहां पर है। इसलिए कंप्लायंस का डिटर्मिनेशन बहुत यूजफुल होता है लंग्स के जितने भी स्टीफनेस के मेजर करने के लिए, कि लंग्स में कितनी स्टीफनेस आ रही है। लंग के स्टीफर होना उतना ही कंप्लायंट लेस होता है दोस्तों, यानी यहां पर जितनी भी उसकी कंप्लायंट लेस कंडीशन डेवलप होगी ये बहुत डेंजरस कंडीशन के रूप में होगी, और ये जब डेवलप होगी तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी एबिलिटी जो लंग्स की कंप्लायंस की है उसको मैं कैसे ऑब्जर्व करूं।
ठीक है, मैं के लेवल पर यानी आपके लेवल पर ये मैं बताऊंगा कल आपको, ठीक है, मंडे बताऊंगा आपको दोस्तों, ठीक है। अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चनिंग है तो यू कैन डू इट, आप पूछ सकते हो मुझे। जी प्रसाद सर, ठीक है प्रसाद सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम। संतोष सर बताए थे मेरे लिए दवा जी S1 खाए थे D1 में, जी तो मतलब निगेटिव थिंकिंग ज्यादा था मेरे में, तो ठीक था। और उसके जी बाद चेस्ट में दर्द होने लगा तो जी A3 खाई थी जी D2 में। जी तो उसके बाद खुजली हो रहा है इतना शरीर में, 1 महीना खाने के बाद, 1 माह खाई उसके बाद खुजली इतना हो रहा है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है। स्किन 1 स्किन 2 लो ना मैडम। खाए हैं सर, नहीं उससे रिलीफ हुआ है। स्किन 1 और स्किन 2 को 10th डाइल्यूशन में लो आप। प्रणाम सर। खुजली क्यों हो रहा है उसका पूरा आप नॉलेज देखिए। आप कुछ तो भी प्रोटोकॉल लोगे तो ऐसे ही होगा आपको। पूरे प्रणाम सिम्टम सर। जी नमस्ते। पूरे सिम्टम बताओगे तो प्रोटोकॉल बताऊंगा, ऐसे क्या प्रोटोकॉल पूछते हो आप। सर उस खाने के बाद ही हुआ है, वैसे S1 सर बताए थे D1 में ना, संतोष सर। सर और किस कारण के लिए बोला था आपने, पहले ये तो बताओ मुझे। बोला था तो क्यों बोला था उन्होंने, क्या कारण बताया था आपने। फेब्रुआइड हो गया था सर हमको, हाँ, फेब्रुआइड हुआ था। फाइब्रॉइड अलग चीज है, फाइब्रॉइड में S1 क्यों दे रहे हैं आप। मतलब सारे रोग मैंने बताई अपना। फेब्रुआइड हो गया था, किडनी में स्टोन है। उसके बाद मतलब ये बोले कि इसको निगेटिव थिंकिंग ज्यादा आता है, तो इसीलिए इसी मतलब रूल पे शायद वो दिए थे S1। मुझे मुझे नहीं समझ में आई बात आपकी। जब आपको इतनी कॉम्प्लिकेशन से तो प्रोटोकॉल आपको अलग बनता है, ठीक है। हाँ आप सर, प्रोटोकॉल की पूरी कॉम्प्लिकेशन आप टेलीग्राम में पूरा ऑडियो बना के डालो, मैं बताता हूँ क्या करना है आपको, ठीक है। ठीक ठीक है है सर, सर। थैंक यू सर। प्रणाम सर। जी जी राकेश सर, राकेश सर, राकेश सर। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग राकेश सर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बढ़िया क्लास के लिए सर। और आज बहुत सारी चीजें क्लियर भी हो गई सर, वेनस रिटर्न के लिए जो मैं कल आपसे पूछा था सर। जी इसके लिए सर मैंने आपने जो मेरे को एक चेस्ट ऑयल दिया था C7P2A3B जो बताया था आपने फर्स्ट डे, हम्म तो इसको अपन दोनों लंग्स पे फ्रंट साइड भी और बैक साइड भी इसको लगा के सेम एक ही काम कर जाएगा ना सर। बिल्कुल 100%। फिर अलग से वो देने की जरूरत नहीं ना, या इसी में WE की 2 4 5 ड्रॉप ऐड कर देंगे सर। बिल्कुल कर सकते हो सर, बिल्कुल कर सकते जी हो। C7P2A3BW ये कर दिया तो पूरा पूरा आ गया आपका चेस्ट, पूरा चेस्ट कवर हो गया, ओके सर। है ना। ठीक जी सर, ये जी दे रहा हूँ मैं, अभी स्टार्ट किया मैंने पेशेंट को देना इसी चीज पे। जी 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 मीता मैडम, मीता मैडम नमस्ते सर। नमस्ते। बहुत ही अच्छा क्लास रहा, थैंक्स अलॉट सर। जी मैडम। सर कल राइनाइटिस का जो प्रोटोकॉल था ना, उसमें जी P1 C1 E3 L1 RE 200 पोटेंसी में लेने का है, हाँ प्लस इसमें D3 से जी की 2 ड्रॉप्स डालना है ना सर। हाँ हाँ सर, बस यही। थैंक यू सर। ठीक है।